रात के पिछले पहर की खामोशी थी। समंदर का शोर इस गहरी खामोशी के दिल को चीर कर अंदर तक उतर रहा था। वो अपनी बालकनी में हाथ को टेक लगाए फर्श पर बैठा था। नीला समंदर सामने चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में नमकीन नमी घुली हुई थी और यादों की खुशबू चारों ओर बिखरी हुई थी। उसके पहलू में सिगरेट का एक पैकेट रखा था और साथ में अधजला सिगरेट था, जिसके दिल को जला जलाकर अब जैसे थक गया था। उसने भी एक तारीख गहरी सांस भरी और वो आज जला बिस सिगरेट दूर फेंक दिया। कहाँ हो तुम? तुम्हारी याद में अब लगता है कि उम्र भर यूं ही तन्हा फिरता रहूंगा। उसने खुद से खुद कलामी की। आवाज में बेतहाशा दर्द था। उसने आसमान की तरफ निगाहें उठाकर देखा तो आंखें नमकीन पानियों से भीगने लगी। सब कुछ जिंदगी में ठीक था, अच्छा था, बेहतरीन था। और फिर वो लम्हा आया था कि जब सब कुछ बिखर गया था, टूट गया था, छीन लिया गया था। उसने अपनी आंखें खोलकर सामने दोबारा लहरों की तरफ नजरें जमाई, जो समंदर के किनारे को मनाने के लिए बार बार उसके पैरों पर लौट रही थी। किनारे को जैसे लहरों पर बड़ा फख्र था, जिसे बार बार मना रही है और उनकी उम्मीद बार बार बांध रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया। गम ने उसके चेहरे की लकीरों को वाजिया किया था, जहां हर हर लकीर में ये लिखा हुआ था कि उसे कितना याद करता है। उससे दूर तो चली गई, लेकिन उसकी यादों से कहीं नहीं गई थी। तभी इसने दोबारा सर झटका। समंदर की लहरों के शोर के साथ एक अजीब सी चीख सुनाई दी। उसके दिल में हलचल सी हुई। वो फौरन से हाथ की टेक हटाकर खड़ा हो गया और आगे बढ़कर एक इंग पर हाथ रखकर नीचे झुककर देखने लगा। समंदर की रेत के पास उसे दो साए नाचते हुए दिखाई दिए। लेकिन नहीं, ये दो साए नहीं, बल्कि ये तो कोई 7-8 साए थे, जो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। तो क्या वो वाकई एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, या फिर? उसका जहन जमाके के साथ तहत रोशन हुआ। इन तमाम सायों में एक साया किसी लड़की का था। वो दौड़ रही थी, शायद हाँफ भी रही थी, और इन लंबे लंबे गहरे सायों से बचने की कोशिश कर रही थी। उसका जहन ठटक कर रह गया। उसके पीछे शायद कुछ लड़के लगे हुए थे, जिनके कहके समंदर की लहरों से अब ऊंचे हो रहे थे। वो चौंक सा गया। उसे अपनी आंखें सुकेर कर उस मंजर को चांद की रोशनी में बाहर देखने की कोशिश की। उसके बदतरीन खदशे की तस्दीक हुई। चांदनी रात पे हवा के संग लड़की के बाल बिखर रहे थे और दुपट्टा उसके कदमों में रुल रहा था। उसकी चीख एक बार फिर से बुलंद हुई थी और वो लड़के जैसे उसे पाने के लिए किसी खौफनाक भेड़िए की तरह बेताब थे। तभी अचानक वो लड़की भागते हुए पैरों में कुछ उलझने से गिर गई। तो एक लड़के ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। दूसरे ने उसका बाजू पकड़ा। फिर वो लम्हा आया कि जब लड़की ने पलट कर देखा तो चांद की रोशनी मजीद वासिया हुई और इस पल वहां बालकनी में खड़े वजूद को अपने अंदर एक ठंडक सी उतरती महसूस हुई। ऐसी ठंडक जिसने उसकी रूह को जामद कर दिया था। वक्त जैसे थम सा गया। उसकी सांसें जैसे सीने में अटकने लगी, लेकिन पर उसके हाथ मजीद मजबूती से जम से गए। उसके मुंह से फंसी फंसी सी आवाज निकली, यमुना, यमुना। उसके सामने वाकई ही जिसे वो जम सा गया था। सांस गले में अटक गई थी। ये ये नहीं, ये तो वही है। उसकी आंखों में हैरत और दिल में एक झटका सा लगा। अगले ही पल वो तेजी से हटा। नंगे पांव उसने अपने घर से बाहर कदम रखे थे और दीवाना वार सीढ़ियां उतरकर उस 2 मंजिला इमारत से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंच गया था, जहां उस पार समंदर मौजूद था। उसके पैरों में ना जाने कैसी फुर्ती सी भर गई थी कि एक ही चश्मे उसने फासला तय किया और सामने खड़े औबाश लड़कों के पास जाकर अपना सीना तान लिया। दूर हट जाओ उससे, खबरदार जो हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। आवाज पर लड़की ने पलट कर देखा था और जैसे वक्त थम गया था। लड़के जब उसे जमीन पर गिराने की कोशिश में थे, रोबदार आवाज में पलट कर देखा तो वो उनके करीब पहुंचा। लहरें बुलंद हुई। लड़की की नजरें उससे मिली। वो साकित हुई। हसन। उसने उसका नाम पुकारा और अगले ही लम्हे उन पर वो झिपट पड़ा। वो आज एक बार फिर से उसे बचाने के लिए कूद पड़ा था। 6 महीने पहले यूनिवर्सिटी में आज पहला सेशन था। यूनिवर्सिटी के बैरूनी दरवाजे के पास गाड़ियों की एक लंबी कतार थी। ये यूनिवर्सिटी शहर के अमीर जादों के लिए थी, जहाँ सिर्फ वही पढ़ने का ख्वाब देख सकते थे, जिसकी औकात थी। तभी यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक सादा चमकदार लंबी कार तेजी से दौड़ती हुई रुकी। दरवाजा खुला और एक खूबरू नौजवान बाहर निकला, जिसने आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे, ब्लू जीन्स और ब्लू शर्ट पहनी।
बालों को एक इंतहाई मॉडर्न सा लुक दिए। वो तेज तेज कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर जैसे ठहर सी गई। वो इंतहाई हैंडसम सा था और इसकी अमारत, उसके चलने फिरने और इसकी हर एक एक चीज से वाज़ेह हो रही थी। वो चंद कदम चलता हुआ लड़कियों के हजूम के पास ठहर सा गया। सुना है यहाँ एक बहुत बड़ा और मशहूर पेंटर है जिसकी पेंटिंग्स की बहुत मांग है। कहाँ होता है वो? उसने एक अदा से चश्मे अपने आंखों से हटाकर सामने खड़ी उन लड़कियों से पूछा तो उसका इस कदर हैंडसम सा लुक देखकर फिदा होती चली जा रही थी। एक्सक्यूज मी, आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ मैं। उसने उन लड़कियों से पूछा तो वो जैसी होश में आई। क्या आप हसान की बात कर रहे हैं? एक लड़की ने आगे बढ़कर पूछा तो उसने कंधे उचकाए। पता नहीं, मुझे उसका नाम मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि उसकी पेंटिंग्स की धूम है। ये सुनकर एक लड़की ने इस बात में सर हिलाया। जी, ये वही है, उसका नाम हसान है। वो यूनी के लास्ट ईयर में है। वो आपको आज डिपार्टमेंट के पास सीढ़ियों पर मिलेगा और कोई पेंटिंग्स बना रहा होगा। पूरी यूनिवर्सिटी उसे जानती है। इस लड़की की बात अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि वो सुनी अनसुनी करता आर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ गया। उसने जैसे ही आर्ट्स डिपार्टमेंट में कदम रखा तो हसान उसे वहीं जमीन पर बैठे अपने हाथ रंगों से लुथड़े दिखाई दिया था, जो अब ब्रश को किसी कलर में डुबोकर कैनवस पर फैला रहा था। उसने एक भरपूर नजर उस पेंटिंग पर डाली जहां समंदर का गहरा सकूत मौजूद था और उसने एक इंतहाई दीदा जेब मंजर बनाया हुआ था जिसे देखकर चंद लम्हों के लिए वो खुद भी ठहर सा गया। फिर उसने गला खनखारा और उसे मुखातिब किया। क्या बात सुने? क्या आप हसान हैं जिनकी पेंटिंग्स बहुत मशहूर है? ये सुनकर हसान चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक अच्छा खासा हैंडसम था लड़का जिसकी उम्र 22 बरस के करीब होगी खड़ा उसे देख रहा था। वो मुस्कुराया। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं ही हूँ हसान। उसने एक बार फिर से रुख फेर कर ब्रश पेंट में डुबोकर कैनवस पर फैला दिया। मुझे आपसे एक तस्वीर पेंट करवानी है। उस अमीरजादे काशान सुहेल ने उसके बराबर पंजों के बल बैठ कर कहा तो मसरूफ से अंदाज में कहा तो वो सर हिलाने लगा। बिन बन जाएगी कोई रेफरेंस तस्वीर? उस अमीरजादे ने अपना मोबाइल उसके आगे कर दिया था। ये रही। हसन ने अपना ब्रश नीचे रखकर उसकी तरफ देखा, फिर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। वो रेफरेंस तस्वीर हट के एक और तस्वीर जगमगा रही थी। अगले ही पल वो हैरान रह गया। वक्त जैसे थम सा गया। इर्द गिर्द जैसे रोशनी सी बिखर गई। ये लड़की, ये तो वही लड़की है जिसे वो अपने ख्वाब में देखता आया था। ये वही लड़की थी जिसकी उसने लातता पेंटिंग बनाकर अपने पास महफूज रखी थी। ये कौन है? उसने बेख्तियार पूछा तो सामने मौजूद काशान सुहेल के चेहरे पर नागवारी बिखर गई। तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए, रेफरेंस तस्वीर पर तवज्जो दो। हसान को शर्मिंदगी सी हुई। आप मुझे ये तस्वीर मेरे नंबर पर भेज दे। उसने इस तस्वीर को अपने मोबाइल पर मंगवाना चाहा। ओके, उस लड़के ने रखाई से कहा। हसान हैरान रह गया। नंबर पर तस्वीर आई, ये लो। वो जाते जाते रुका, अपना वॉलेट निकाला और चंद कड़कड़ाते हुए नोट उसके हवाले किए। पेंटिंग जबरदस्त होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करनी है। हसान ने महज सर हिलाया। और हाँ सुनो, अगर मैं ना लेने आऊं तो 3 दिन के अंदर तो तुम्हारे नंबर पर एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां पहुंचा देना। ये कहकर वो पलट गया था। अजब जिंदगी है इन अमीरजादों की भी, खुद को बढ़तर और दूसरों को हकीर समझते हैं। वो सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गया था। 3 दिन गुजर चुके थे। हसान ने वो पेंटिंग एहतियात से लपेटी, फ्रेम साफ किया और शाम के वक्त पते पर जा पहुंचा। उस अमीरजादे ने जो दिया था, घर क्या था, एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। नफीस सा तर्ज तमीर था। सामने बेर बोटों से बड़ा आंगन था और लकड़ी का दरवाजा जिस पर हल्की सी पॉलिश चमक रही थी। एहसान ने बैल बजाई, पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसे गहरी सांस ली, हाथ में पकड़ी पेंटिंग्स को एक तरफ टिकाया और दोबारा बैल दबाई। दरवाजे के पीछे कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी थी। फिर काफी देर तक खामोशी छाई। क्या सब घोड़े गधे बेचकर सो रहे हैं या मैं किसी भूत बंगले में आ गया हूँ? वो बुड़बुड़ाया। वल आखिर दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक निस्वानी वजूद दरवाजा आधा खोले झांकने लगा। चेहरा आधा दुपट्टे में छुपा हुआ था। बाल बिखेर कर चेहरे पर आ रहे थे। आंखें खुमार आलूद थी। आप कौन? किससे मिलना है? उसकी आवाज मध्यम थी। एहसान के चेहरे पर हल्की सी झंझलाहट आई थी। मैं कब से बैल दे रहा हूँ। क्या यहाँ सब बहरे रहते हैं?
या फिर सबने पाँव में मेहंदी लगा रखी है? दरवाज़ा क्यों नहीं खोला आपने? खड़े-खड़े पैरों में मेरे दर्द हो गया है। मेरे यमुना चौंकी। आवाज़ में घबराहट वाज़ा थी। मैं वो ऊपर थी, सुना नहीं। सुना नहीं या खोलना नहीं चाहा? एहसान के लहजे में खफकी थी। यमुना ने नजरें झुकाई। आप है कौन? अपना तारुफ तो करवाइए। ठंडी मीठी आवाज एकदम से उसके कानों को भली सी मालूम हुई। पेंटिंग लाया हूँ, किसी अमीरजादे ने बनवाई थी। कहा था कि 3 दिन बाद घर दे जाना। एहसान ने कहकर फरीम आगे बढ़ाया। यमुना ने घूरती नजरों से उसे देखा और हाथ बढ़ाया तो दुपट्टा जरा सा सरक गया। उसकी पेशानी पर एक भटकी हुई लट मचल रही थी। गहरी बुरी आंखें बेइंतहा पुरकशी सी थी और गालों पर हल्की लाल बिखरी हुई थी। एहसान का गुस्सा जैसे लम्हे भर में तहलील हो गया। शुक्रिया। वैसे जिस अमीरजादे ने आपसे पेंटिंग बनवाई है वो मेरा छोटा कजन है। पेंटिंग काफी भारी थी। यमुना के हाथ से गिरते गिरते बची। लाइए, मैं नहीं अंदर पहुंचा दूंगी, वरना आप नुकसान करवाएंगी। मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। वो अचानक से आगे बढ़ा तो रुमना ने फ्रेम छोड़ दिया जो सीधा हसान के पांव पर गिरी। उफ! वो पांव पकड़कर वहीं बैठ गया। आई एम रियली सॉरी। उसका दुपट्टा अब सर से सरककर गले में आ ठहरा था। हसान एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया। मेरी वजह से आपको वो बेहद घबराई। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ा और फ्रेम एहतियात से उठाकर अंदर की तरफ आया। यमुना ने दरवाजा खोल दिया। वो फ्रेम अब हवेली के बड़े से कमरे में रख चुका था। आप थक गए होंगे, पानी पियेंगे? उसने फौरन से पूछा तो हसान ने सर हिलाया। वो भागकर अंदर गई और अगले ही लम्हे वो पानी का ग्लास ले आई। सर पर चादर जमी हुई थी। हसान के लिए अपनी निगाहों को काबू करना मुश्किल था। वो बार बार नजरें चुरा रहा था। घर में गहरी खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। पानी का गिलास आगे बढ़ाते उन दोनों की उंगलियां आपस में मिस हुई और वो करंट खाकर पीछे हटी। हसान ने निगाहें झुका ली। वो जल्दी से पानी पीकर खड़ा हुआ। घबराइए मत, शायद मुझे रुकना नहीं चाहिए था। रिलैक्स रहें, आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। उसकी उंगलियों की जंबिश वो महसूस कर गया था। वो तेजी से घर से बाहर निकल गई। यमुना ने गहरी सांस भरी और तेजी से पीछे से दौड़कर दरवाजा इस जोर से बंद किया कि वो अपनी बाइक वहां से स्टार्ट करते। सान ने इस कदर जोर से आवाज सुनी और हंस पड़ा था। डरपोक लड़की। वो नहीं जानता था कि उसका चंद सेकंड के लिए ठहरकर पानी पीना यमुना की जिंदगी में अजाब ले आएगा। काशान सुहेल थक हार कर घर वापस आया और अपने दोस्तों के साथ वो एक ट्रिप पर गया था और 3 दिन बाद वो घर वापस लौटा था तो सामने ड्राइंग रूम में पड़ी पेंटिंग को देखकर वो ठठक कर उठा। रास्ता बाजी, ये पेंटिंग यहाँ कैसे आई? वहां चच्ची जान चचा जान से कोई अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। उसके बड़े भाई नदीम सुहेल भी वहां पर तर्जुमान थे। पेंटिंग? कैसी पेंटिंग? उन्होंने मोबाइल सर उठाकर उसे पूछा तो वो मुस्कुराया। मैंने वजू के लिए पेंटिंग बनवाई थी ना, उन्हें बहुत शौक है ना अपना कमरा सजाने का। ये सुनकर चची जान के लबों पर तलख मुस्कुराहट हुई। अपनी बजू के अलावा भी कभी आसपास के लोगों का सोच लिया करो। ये सुनकर काशान ने सर झटका और रास्ता की तरफ मुतवजा हुआ। तुमने बताया नहीं, ये पेंटिंग कहाँ से, कौन देकर गया था? राजदा ने लाजमी का इजहार किया। पता नहीं साहब, मैं तो कल शाम को अपने क्वार्टर में चली गई थी। अब सब लोग शादी के लिए गए हुए थे। बजू अपने कमरे में थी, इसलिए मैं वहां जल्दी चली गई। शायद मेरे ये जाने के बाद आया होगा। ये सुनना था कि नदीम सुहेल ने एक झटके से सर उठाया। कौन देकर गया था? मुझे नहीं मालूम साहब, शायद बजू को मालूम होगा। यमुना, यमुना। उन्होंने यमुना को पुकारा। काशान, तुम्हें जरा बराबर भी अंदाजा नहीं है कि हमने यमुना को दरवाजे तक जाने का मना किया हुआ है। वो हमारे घर की इज्जत है और घर की इज्जत को घर की चार दीवारी में ही रहना चाहिए। बुलाओ यमुना को, मैं पूछता हूँ कि वो हमारी इजाजत के बगैर दरवाजे तक गई कैसे? कशान एक लम्हे के लिए खौफ का शिकार हुआ। भैया, जाने दीजिए, क्या पता यमुना दरवाजे तक ना गई हो, किसी और ने रिसीव किया होगा। उसने नरमी से कहकर बात खत्म करना चाहा। तभी यमुना सीढ़ियां उतरती दिखाई। यमुना, ये पेंटिंग कहाँ से आई? नदीम सुहेल, जो कि इस घर में सबसे ज्यादा तेज दिमाग और गुस्से के सख्त थे, उन्होंने यमुना से पूछा तो वो साकित हुई। वो मैंने दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन घर में कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे खोलना पड़ा। यमुना ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन नदीम सुहेल के इसरार पर उसने बता दिया कि पेंटिंग देने कोई लड़का आया था। ये सुनना था कि चची जान भी अपनी जगह खड़ी हो गई।
तुम्हें शर्म नहीं है? तुमने देख लिया होगा ना बालकनी से कि लड़का है, तो फिर तुम्हें कमरे में चले जाना चाहिए था, खोलना ही नहीं चाहिए था, उठा कार कर वापस लौट जाता। ऐसी भी क्या बेशर्मी, शर्म ही नहीं आती तुम्हें? हम तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर चुके हैं और तुम हमारी एक बात तक मानने को तैयार नहीं हो। चची जान का लहजा जहर उगलने लगा था। चचा जान ने भी अफसोस से यमुना की तरफ देखा। पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पेंटिंग लेकर अंदर रख दी। और ये जुमला यमुना के लिए वबाले जान बन गया। खबरदार, खबरदार, तुमने ऐसा सोचा भी, तुम हद से ज्यादा फैल रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने अपने साथ क्या किया है। तुम हमारे घर की इज्जत थी, लेकिन अब तुमने वो इज्जत भी दो कोड़ी की कर दी। किसी गैर मर्द के हाथ से तुमने पेंटिंग ली, कैसे? कशान अपनी जगह हिल कर रह गया था। भैया प्लीज, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर इतना ज्यादा हाइपर हुआ जाए। बजू ने पेंटिंग रिसीव की, कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। कशान इस घर का सबसे ज्यादा सेंसिबल बंदा था। चची जान ने ये सुना तो फौरन से आगे बढ़ी और एक से एक जोरदार थप्पड़ रसीद की। वो अपनी जगह हिल भी ना सका। चची जान प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? वो आगे बढ़ी और कशान को अपनी बाहों की सार में लिया। तुम मुंह जाओ, दूर हो जाओ, दफा हो जाओ हमारे सामने से। चची जान ने उसे बालों से पकड़कर पीछे की तरफ किया तो उसकी आंखें बुले उबल पड़ी। मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है नदीम भाई? जो वहां से थोड़ी देर पहले ही लौट गए थे वो वापस आए तो उनके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया थी। मैं बताऊं तुमने क्या किया है? ये वीडियो देखो। तुमने ना सिर्फ उससे पेंटिंग ली, उसे उसे घर में घुसा कर पानी भी पिलाया, इस वक्त जबकि घर में कोई भी नहीं था। हम क्या समझे उसे? क्या ये सब इत्तेफाक है या तुम्हारी हवस या ख्वाहिश? ये सुनना था कि यमुना तड़प गई। खुदा के लिए नदीम भाई, अगर मुझे बहन समझते हैं तो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम ना लगाइए। मैंने कुछ भी नहीं किया सिवाय कशान की अमानत वसूल करने के। वो रो पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकलते कशान के दिल पर गिरने लगे। वजू, आप ना रोए, इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता। ये अपनी पुरानी और फरसूदा रवायत को अभी तक सीने से लगाए हुए हैं। तुम को चुप कर जाओ काशात, वरना अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चचा जान की आंखों से कहर बरसने लगा तो वो पांव पटकते हुए अपने कमरे की जाने पड़ गया। अब तुम खुद बताओ कि तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? यमुना ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। इससे ज्यादा और क्या सजा हो सकती है? आपने मेरी जिंदगी मुझ पर हराम की हुई है और जिंदगी के 10 साल मैंने यूं तनहा गुजार दी। उम्र के 30वें साल में हो और आपके जुल्मों सितम सह रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सजा हो सकती है? वो चिल्लाई थी। 10 साल का जो लावा था वो फट पड़ा था। खामोश, ना हजार, ना मुराद। हमने तुम्हें औलाद की तरह पाला और तुम हमें ये सिला दे रही हो? दफा हो जाओ अपने कमरे में, वरना इससे पहले कि मैं कोई ऐसा कदम उठा लूं जिससे तुम सारी जिंदगी पछताओ। ये सुनकर यमुना मुंह पर हाथ रख के रोते हुए अपने कमरे की जाने पड़ गई। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान था जो चची जान ने मारा था। उसका सर बुरी तरह दुखने लगा। बालों के खींचने से जो दबाव पड़ा था वो अंदर रूह को जख्मी कर गया था। वो ही दरवाजा बंद करके टेक लगाए जारों की तार हो पड़ी। वो 15 वर्ष की थी जब जिंदगी उस पर अजीरन करती गई थी। उसके वालिदैन क्या दुनिया से रुखसत हुए। उसकी अपने रिश्तेदारों ने उसे लहू लुहा कर दिया था। वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन थी। उसने अपनी जिंदगी के 10 साल मजीद तन्हा गुजारे थे। इस घर में अगर इसका कोई हमदर्द था तो वो था कशान। उसे बजू कहता था और इंतहाई मोहब्बत से उससे बात करता था। चचा जान के 3 बेटे थे, नदीम, असगर और कशान। नदीम और असगर ने उसे हमेशा किसी बांदी की तरह ही समझा था। जब चाहे जलील कर देना और जब चाहे अपने मतलब के लिए काम निकलवाना। चची जान की तो नफरत की कोई इंतहा ही नहीं थी। वो जब से यतीम हुई थी उनकी एक ही रट थी कि उसकी शादी करके उसे रुखसत कर दिया जाए। लेकिन चचा जान बहुत दूर अंदेश थे। वो जान के थे कि उनके अपने बड़े भाई की जायदाद उनकी बेटी के नाम है और अगर उन्हें वो इस घर से रुखसत कर भी देते तो जायदाद से हाथ धोना पड़ जाता। उन्होंने इस मकसद के लिए 10 साल तक उसे ये कहकर बैठाए रखा घर कि हम सईद गिराने से ताल्लुक रखते हैं और हम सईदों के अलावा किसी कहीं और शादी नहीं करते। किसी और जात में शादी करना सईदों की तौहीन है। चनाचा, तुम यहाँ हमारी दहलीज पर बूढ़ी हो जाओ, पर हम तुम्हें शादी किसी गैर बरादरी में नहीं करेंगे। यमुना ने उस पर भी सब्र के घूंट पी लिए थे। लेकिन आज के वाक़ये के बाद अगली सुबह उसे जो खबर सुनाई गई थी उसने उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही खींच ली थी। रात के न जाने कौन से पहर उसकी आंख लगी थी।
सारी रात उसने अपने वालिदैन को याद करते हुए गुजारती थी। उसका दिल चाहा था कि वो भी उनके साथ ही पहुंच जाए, या उनके पास चले जाए, या फिर कोई ऐसा हो जो उसके दिल पर मरहम रख के उसे बताए कि उसके लिए खास है। कोई तो ऐसा शख्स हो जिसे समझ सके। वो गहरी नींद में थी जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वो सुनकर वो एकदम से खौफजदा हुई और बेड पर उठ बैठी। दरवाजा खोल दो, मैं हूँ, तुम्हारी चच्ची। ये सुनकर उसने फौरन से दुपट्टा सर पर जमाया और एक नजर आईने में खुद पर डाली। आंखें बेतहाशा सूजी हुई थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो उन्होंने एक लाल दुपट्टा उसके मुंह पर फेंका था। अपना हुलिया सुधार लो। ये हुक्म सुनकर वो हैरान हुई। पूछने की हिम्मत तक ना हुई थी, लेकिन आंखों में हैरानी देखकर चच्ची ने खुद ही उसे बता दिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कल तुम्हारी शादी की तकरीब है। वो शशर रहेगी। मेरी शादी? पर किससे और क्यों? उसे अभी तक यकीन नहीं आया था कि जो उसने सुना है चची ने वही कहा है, या उसे सुनने में कोई गलती हुई है। ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा, उन्होंने जहरकंद लहजे में उसे कहा। तो उनके सामने डट कर खड़ी हो गई थी। आप मुझे बताए बगैर नहीं जा सकती। मेरी शादी किससे हो रही है? मुझे पूरा हक है ये जानने का। वो चिल्लाई। चची ने आगे बढ़कर मुट्ठी में उसके बाल जगड़े और जोर से झटका दिया कि वो कराह कर नीचे गिर पड़ी। तुम्हारी शादी कुरान से हो रही है। ये सुनना था कि यमुना का दिल चाहा कि वो जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आप जानते भी हैं आप क्या कह रही है? शरीयत में इस शादी की कोई हकीकत नहीं है। एक जीती जागती औरत की एक मुकद्दस किताब से शादी कैसे हो सकती है? ये सुनना था कि चची जान हंस पड़ी थी। जिसका खानदान में कोई जोड़ ना हो, वो खुद को कुरान के लिए वक्फ कर देती है। इसलिए बाकायदा तौर पर ये रस्म करके ये वाजिया कर दिया जाता है कि अब उसकी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने खुद को कुरान जैसी मुकद्दस किताब की खिदमत के लिए जोड़ दिया है। समझी तुम? चची जान ने उसके सवाल उठाने पर से जोरदार थप्पड़ मारकर समझाया था। वो अपनी जगह जम सी गई और फिर एक बुलंद चीख पूरे घर ने सुनी थी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसे कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसने बुलंद आवाज में सब पर वाजिया कर दिया था। लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। वो पूरी रात यूं ही बैठी रही, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे। उसने अपने उन गुनाहों को याद करने की कोशिश की थी जिसकी सजा उसे यूं मिल रही थी। माँ, बाबा, काश आप इतनी जल्दी ना जाते तो आज आपकी गुड़िया यूं ना रुल रही होती। उसने अपने आप को एक बार फिर से आईने में देखा, जहां सदियों का गम रकम था। अगली सुबह दरवाजा खुलकर मुलाजमा ने उसे नाश्ता दिया। बीबी साहिबा कह रही है कि अच्छी तरह खाना नाश्ता करो। जब मेहमान आएंगे उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि आपने अपनी शक्ल पर 12 बजा रखे। उसने कुछ भी न कहा, नाश्ते की ट्रे पड़े खिसका दी और एक बार फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और काशान अंदर दाखिल हुआ। यमुना बजू, आपको इस तरह देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। वो 22 साल का नौजवान उसे यूं देखकर इंतहाई उदास था। ये मेरी किस्मत है और कुछ भी नहीं कशान, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। यमुना ने रुख फेर लिया। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता, कशान ने अफसोस से कहा। वो थोड़ी देर उसके मजीद कुछ बोलने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो चुप रही तो वो वापस लौट गया। किस्मत ने उसे कहाँ लाकर छोड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी यूं इम्तिहान बनेगी। उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। हसान बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? हसान की नानी ने कमरे की लाइट जलती देखी तो दरवाजे के पास आकर आवाज लगाई थी। उसने दरवाजा खोला था। सामने वो फिक्रमंद सी नजर आई। नानी जान, बस ऐसे ही काम था। जान वही पेंटिंग का, आप सो जाएं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। उसने आगे बढ़कर नानी जान के माथे पर बोसा दिया तो मुतमईन सी होकर वापस चल पड़ी। वो वहीं बेड पर बैठ जाने वाले अंदाज में बैठा। उसे आज सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले का मंजर याद आया। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसे घर के पास एक चमकती स्याह कार नजर आई। वो नजरअंदाज करता आगे बढ़ा, लेकिन वो कार उसके साथ साथ चलने लगी। तभी दरवाजा खुला और गाड़ी से निकलते शख्स पर उसकी नजर पड़ी तो इसे पहचान गया। ये काशान सोहेल था जिसने उसे पेंटिंग करने का कहा था। पेंटर साहब, तुमने तो हमारी जिंदगी में जो जहर घोला है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो हैरान रह गया। क्या बात है भाई, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हसान गुस्से में दिखाई देने लगा। उस दिन तुम हमारे घर आए और मेरी बजू के लिए बेतहाशा मुश्किलात खड़ी कर दी है। तुम्हारी बजू? वो हैरान हुआ। तुम्हारी बजू पर मेरा भला क्या ताल्लुक? हसान ने उससे पूछा। ताल्लुक था नहीं,
लेकिन बना दिया गया। बजू पर तुमसे ताल्लुकात का इल्जाम लगाया गया। हसन अपनी जगह ठहर सा गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी हवेली वालों का दिल इतना छोटा हो सकता है और नजरिया इतना तंग। पर तुम लोग के घर का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ने लगा। तभी कशान के लफ्जों ने उसके कदमों को जकड़ लिया। बजू खत्म हो चुकी है, वो जिंदा लाश बन गई है। हसन ने पलट कर उसे देखा। कशान की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो कहकर रुका नहीं और वापस गाड़ी में बैठकर तेजी से गाड़ी भगाकर ले गया। हसन को लगा कि वो कभी अगला सांस नहीं ले पाएगा। वो परिविश जिसका उसे नाम तक मालूम नहीं था, उसकी वजह से इतनी तकलीफ से गुजरेगी, उसने कभी नहीं सोचा था। उसका दिल बेख्तियार जोर से धड़का। आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी। वो वहीं पास रखी बेंच पर बैठ गया। उसे बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और शायद बुरा भी। थोड़ी देर बाद वहां बैठे रहने के बाद वो खड़ा हो गया और सर झटक कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद वो एक जरूरी काम के लिए बाहर निकला तो शाम को थका हारा घर वापस लौटा। उसने यूनी में अब एज अ आर्टिस्ट ट्रेनर अप्लाई किया हुआ था। खाना खाए बगैर भी अपने कमरे में आकर लेट गया। उसका सर भारी हो रहा था। बार बार काशान सुहेल के वो अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे कि तुम्हारी वजह से यमुना दुख से गुजर रही है। वो बेचैन सा हुआ। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी हो। वो घबरा कर खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। दरवाजा खोलते ही अपनी जगह ठठक कर रह गया। सामने कोई और नहीं यमुना थी, जिसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे। मेरी मदद करो, तुम्हारी वजह से मेरी जातियत पर इल्जाम लगे हैं, मुझे यूं तनहा ना छोड़ो। वो अपनी जगह साकित रह गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के वाजे हो रहे थे। सारी खूबसूरती जैसे नुचर गई थी। यमुना की बात भी मुकम्मल ना हुई कि इसके बाजू से खून बहना शुरू हुआ और वो एक झटके खाकर आगे बढ़ी। हसन ने उसे संभालना चाहा लेकिन वो जमीन पर ढेर हो गई। खून पूरी जमीन पर बिखर सा गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यमुना, वो आगे बढ़ा और उसका चेहरा थपथपाने लगा। लेकिन देर हो चुकी थी। वो ठंडी पड़ने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। हसन ने उसका सर अपनी गोद में रखा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यमुना, मैं आपको नहीं जानता लेकिन आप मेरे दिल में कम बस गई। मुझे पता ही ना चला। खुदा का वास्ते मुझे यूं यूं छोड़कर ना जाए। लेकिन यमुना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। हसन ने एक जोरदार चीख मारी थी और फिर एक झटके से बेड से उठकर बैठ गया था। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। उसने गहरे गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी और पास रखा पानी का गिलास उठाकर पी लिया। ये मुझे क्या हो रहा है? वो बाहर सहन में आ गया और आसमान को तकने लगा। वो लड़की मेरे हवासों पर क्यों छा रही है? क्यों हर बार वो मेरे ख्वाबों में आती है? आखिर मेरा उसका क्या ताल्लुक? वो उलझ कर रह गया। ये ख्वाब तो उसे आज पहली बार आया था जिसमें यमुना उससे दूर जा रही थी। लेकिन उससे पहले भी वो कई ख्वाब देख चुका था जिसमें वो उसे अक्सर मुस्कुराते हुए देखकर अपने पास बुलाया करती। आखिर मेरा उसका क्या कनेक्शन है? वो वहीं जमीन पर बैठकर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ कर सोचने लगा। उस ख्वाब ने उसका सांस जैसे बंद कर दिया था। अगली सुबह वो उठा और फौरन से अपनी नानी के पास आया। नानी जान, मुझे जरूरी काम से जाना है, देर हो जाएगी, आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। नानी की बात सुने बगैर वो तेज तेज कदम उठाता टैक्सी में बैठा और उसे एक पता बताया। टैक्सी वाले ने थोड़ी देर बाद उसे एक हवेली के सामने उतार दिया जहाँ की सजावट देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये सजावट तो किसी शादी की सजावट की तरह थी। वो शाम के वक्त वहां पहुंचा था, इससे पहले कि उसने अपने चंद जरूरी काम मुकम्मल किए थे। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर उसकी हवास स्लिप कर चुका था। यमुना के सर पर चादर उड़ाई गई थी और उसके बराबर में मेज पर कुरान रखा गया था। हलफ लो, चाचा जान की आवाज पर यमुना के हाथ लर्ज रहे थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों पर हाथ कुरान पर रखे। मैं हलफ लेती हूँ कि मैं अपना शादी करने का हक हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। उसकी आवाज लर्ज उठी। सांत तेजी से दौड़कर आगे आया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। भारी गंभीर आवाज पर तमाम लोगों ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? नदीम सोहेल आ गया और उसका गिरेबान पकड़ लिया। हसन ने खूनख्वार निगाहों से उसे देखा और अपना गिरेबान छुड़वाया। मैं वो हूँ जिसकी वजह से आपने ये कदम उठा रहे हैं और मैं ऐसा गैर शरीक कदम किसी को उठाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसने एक झटके से नदीम सोहेल को पीछे की तरफ धकेला और कुरान को इंतहाई अदब व एहतराम से उठाकर अपने सीने से लगाकर पास खड़ी मुलाजमा को दिया। कुरान को उसकी असल जगह पर
सलीके से रख दीजिए। बराबर में रखी कुर्सी पर वो यमुना के बराबर में बैठ गया। मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए। चचा जान एकदम जैसे होश में आए। तुम होते कौन हो ये सब करने वाले? उन्होंने आगे बढ़कर उसे बाजू से थाम कर वहां से निकालना चाहा, जब किसी ने उनका नाम पुकारा। सरवर साहब, यही रुक जाइए, वरना जो कुछ आप कर रहे हैं ना, इस गैर शरीफ आल पर आपको सजा भी हो सकती है। वो करंट खाकर पीछे की तरफ मुड़े तो वहां इंस्पेक्टर नासिर खान मौजूद थे। आपकी तरफ तो वैसे भी मेरा पिछला हिसाब भी निकलता था। हसन मुश्किल मुस्कुराया था। सरवर साहब अपनी जगह खड़े रह गए। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। यमुना के होंठों पर जंबिश सी हुई थी। और कबूल है, उसने तड़प कर कहा था। पूरे दिल में सकूत जैसे था गया था। अगले लम्हे हसन उठा। उसने यमुना का हाथ थामा और तेज तेज कदम उठाते हुए बाहर निकल गया। ये आपने क्या कर दिया बाबा? हमारा सारा प्लान खराब हो गया। नदीम ने गुस्से से मेज पर हाथ मार कर कहा, ये समझना है कि ये सब कुछ करके हमसे हमसे जान छुड़ा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े दिनों जीने दो इसको भी, और वक्त आने पर हम भरपूर वार करेंगे। सरवर साहब के जहन में कुछ और ही चल रहा था। मेहमान रुखसत हो गए। कशान इस हवेली में वाहिद शख्स था जिसे यमुना की शादी की बेहद खुशी थी। छोड़े मुझे, मेरा हाथ। वो एकदम से भड़क उठी। बाहर निकलते हसान का हाथ एकदम से उसे छोड़ दिया। आप होते कौन है मुझसे इतना अहम रिश्ता जोड़ने वाले? हसान ने सीने पर बाजू लपेटकर उसकी तरफ देखा। अच्छा, अगर ऐसा था तो आप इनकार कर देती। मैंने आप पर गन पॉइंट में तो नहीं रखा था ना? हसान की बात सुनकर उसने गहरा सांस भरा। मानती हूँ कि मैंने उस वक्त आपको इस्तेमाल किया, लेकिन ये वक्ती है। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। वो वहीं खड़ी उसे देखती रही। हसान ने सर झटका। ये तो वक्त ही बताएगा। वो ये कहकर टैक्सी की तरफ बढ़ा तो यमुना ने भी मजबूरन अपने कदम टैक्सी की तरफ बढ़ा दिए। सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि वो नानी को क्या कहेगा। घर आने पर यमुना ने उसके छोटे से 3 कमरों पर मुश्तमिल घर को देखा। वो बरामदे में आई तो वहां एक बूढ़ी औरत यहाँ से वहां टहल रही थी। नानी। हसान के कहने पर बूढ़ी औरत उसके करीब आई और यमुना को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये कौन है हसान पुत्र? हसान ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर दबाव डाला। प्यारी नानी जान, ये आपके नवासे की दुल्हन है। यमुना का सर झुक गया। दुल्हन? तूने शादी कर ली? बुरी आवाज लर्ज उठी। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबने खाना खाया। वो इन्हें कंधों से थाम कर अंदर कमरे में ले गया। यमुना तो वहीं सेन में रह गई। थोड़ी देर बाद वहां वापस आई। कमरा उसी तरफ है, आ जाइए। उसके हाथ 7 कदम बढ़ाकर कमरे में आई। जानता हूँ कि मेरा गरीब खाना आपके लायक नहीं है, लेकिन ये कुरान से शादी से तो बेहतर है ना। पता नहीं इस हवेली में इंसान रहते हैं या पत्थर। वो सर झटक कर आगे बढ़ा और बेड पर बैठ गया। यमुना वहीं खड़ी रही। और सॉरी, मैं भूल गया, आप यहाँ आ जाइए, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। यमुना धीरे से बेड पर बैठ गई। आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये कहकर वो उठा और दोबारा कमरे से बाहर निकल गया। यमुना के जब्त का बंधन टूट गया था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसे अपनी किस्मत से पर बेतहाशा अफसोस हो रहा था। काश ये सब ना होता। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और हसान हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने ट्रे उसके आगे सजाई, खुद भी वहीं बैठ गया। बिस्मिल्लाह कीजिए, खाना शुरू कीजिए, उसने कहा तो यमुना ने रुख फेर लिया। मुझे मालूम है कि आप भूखी हैं। मुझे काशान ने बताया था कि आपने खाना नहीं खाया और आप बहुत गमगीन हैं। ये सुनकर मेरा दिल पता नहीं क्यों बेकाबू सा हो गया था। हसान अपनी रवानी में बहुत कुछ बोलता चला गया। खैर छोड़िए। यमुना की नजरें खुद पर महसूस करते उसने कंधे झुकाकर खाने का नवाला लिया, लेकिन वो अभी तक हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़कर सालन में डुबोकर उसकी तरफ बढ़ाया और ना चाहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ हसान के हाथ से नवाला लेकर खुद ही खा लिया। हसान ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर बहने वाले आंसू साफ करने चाहे तो यमुना पीछे की तरफ हट गई। हसान के हाथ फिजा में ही मुअल्लिक रह गए। जो भी है, जैसा भी है, अब हमारा रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता है। चला अच्छा, मैं आप पर जोर जबरदस्ती नहीं तो नहीं करूंगा, लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि इसे कबूल कर लीजिए। वक्त लगेगा, मगर फिर सब ठीक हो जाएगा। हसान ने नरमी से कहते उसे समझाया। वो छोटे छोटे नवाले लेकर खाना खाने लगी। बार बार उसकी आंखों से आंसू निकलकर हसान के दिल पर गिर रहे थे।
आप अगर यहाँ मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर सहन में आपके लिए सो जाऊँगा। ये कहकर वो तकिया उठाकर बाहर चला गया। खाने की ट्रे की तरफ रखकर वो बेड पर लेट गई। आज का दिन इंतहाई थका देने वाला था। उसकी रूह तक थक गई थी। ऐसे में वो जैसे ही बेड पर लेटी तो उसे नींद ने अपनी आगोश में जा लिया। वो पूरे 2 दिन से जाग रही थी। नरम मुलायम बिस्तर ना सही, लेकिन एक सुकून भरी जगह मिलने पर नींद फौरन से उस पर हमलावर हुई थी और वो सो गई थी। रात के आखिरी पहर हसान की आंख खुली तो उसे अंदाजा हुआ कि वो खिड़की बंद करना भूल गया है। वो इस खिड़की से अक्सर बिल्ली आ जाती थी और जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर देखकर उसके चेहरे पर हंसी बिखर गई। इतनी परेशानी में भी वो यूं हंसी का बिखरना यमुना उसे देख कर रह गई। वो बिलाशुबा जाज़िबे नजर था। उस वक्त उसे देखकर वो हंस रहा था क्योंकि वो बेड पर चढ़ी हुई थी और बिल्ली नीचे उसकी तरफ देखकर खरा रही थी। इट्स ओके, आप बैठ जाइए। ये मानो आपको कुछ नहीं कहेगी। मानो बेगम, हमारे घर में ये नया इजाफा हुआ है और तुम यहाँ इन्हें डराने आ गई हो। चलो भागो यहाँ से। हसान जैसे ही आगे आया तो मानो डरकर खिड़की से दूर निकल गई। हसान ने आगे आकर वो खिड़की बंद कर दी। सॉरी, मैं भूल गया था ये खिड़की बंद करनी। आंखें खुलते ही एहसास हुआ कि खिड़की तो बंद की ही नहीं और यहाँ आकर पता चला कि आपकी और बिल्ली की तो बकायदा कुश्ती हो रही है। उसी ने सीने पर बाजू लपेटकर उसे गौर से देखा और वो हंसने लगा। हंसने की कोई बात नहीं है, किसी बेबस इंसान की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। वो अचानक से चिल्लाकर रो पड़ी। हसान उसे देख कर रह गया। वो चंद कदम आगे अर्श के बराबर में बैठा तो सिमट कर पीछे हट गई। हसान ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। आप यकीन करें, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। यमुना ने अपना हाथ फौरन से उसके हाथ से खींच लिया। हसान कुछ भी कहे बगैर वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद उसकी नानी अंदर आई। सुबह का उजाला फैल गया था। बेटा, तुम्हारा नाश्ता करना है, भूख लगी होगी ना। वो बूढ़ी औरत जैसे ही उसके पास आई तो न जाने क्यों उसका दिल भर आया। वो फूट फूट कर उनके गले लगकर रो पड़ी थी। रोती क्यों बेटा, मैं हूं ना। हसान कुछ भी कहिए डांटे तो मुझे बताना, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने उसे सीने से लगाया तो उसे लगा जैसे उसे ममता की नरम गरम सी आगोश मिल गई हो। पहली बार वो मुस्कुराई थी। नानी उसके आंसू साफ करके उसे हाथ पकड़कर बाहर ले आई थी, जहां हसान सहन में बैठकर नाश्ता कर रहा था। अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो, बीवी को तो पूछो। हसान ने पहला लुकमा लिया और यमुना की तरफ देखा तो जो नजरें चुरा रही थी। पहले पूछ लिया था नानी जान, लेकिन इनके नखरे हैं। वो सर झटक कर चाय का कप उठाकर लबों से लगा गया। नखरे क्या है, नई नई आई है और ये सब उसके लिए नया है। तंग मत करो मेरी बेटी को। उन्होंने उसका कान मुरोड़ा तो हसान हंस पड़ा। देख लीजिए, आपने तो मेरी नानी पर भी अटैक करके इन्हें मुझसे दूर कर दिया है और मुझे अकेला कर दिया है। ये सब कुछ ना जाने क्यों यमुना को बहुत प्यारा और खूबसूरत सा लगने लगा था। तुमने इसे अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताया? नानी ने बातों बातों में शान से कहा तो उसे उच्छू लग गया। वो बुरी तरह से खांसने लगा। अरे अरे, क्या हो गया, इतना भी क्या खांस रहे हो? यमुना ने फौरन से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो इसे देख कर आ गया। शुक्रिया, क्या आपको मेरा एहसास हुआ? हसान ने आंख मारकर उसे कहा तो यमुना मुस्कुरा दी। इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें बताऊं इन पेंटिंग्स के बारे में। बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता है ये कहकर नानी जान उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले आई, जो कमरा कम और स्टूडियो रूम ज्यादा था। नानी जान, मुझे देर हो रही है, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। वो दौड़कर अंदर आया, नानी जान से कहा। उसका सांस फूल गया था। वो नहीं चाहता था कि यमुना उसकी पेंटिंग्स देखे और हैरान हो जाए। तो जाओ ना बेटा, अपने पैरों पर जाओगे ना। मैं तो बस आज अपनी धी की दुनिया के साथ सारा दिन गुजारूंगी। तुम भी ना, खैर जल्दी आ जाना, घुराने फराने ले जाना। नानी जान के तो अलग ही किस्से थे। वो मुंह छुपाकर हंसने लगी। हसान का दिल लर्ज रहा था। अगर इन पेंटिंग से नानी माँ चादर उठा देते तो यमुना शौक में आ जाती। मेरी बात सुने। ये सुनकर नानी मुस्कुराई। हाँ बेटा जाओ, उसकी बात सुन लो, ये बहुत ज्यादा अताउला हो रहा है। हसान ने आंखें सुकेर कर नानी की तरफ देखा और फिर यमुना का हाथ थामकर उसे कमरे में अंदर ले आया। नानी की किसी बात को बुरा मत मानना, मुझे मालूम है वो बहुत अच्छी इंसान है। यमुना का दिल जैसे लग गया था। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना मान तो उसे अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिला था। अपने घर में कभी उसे महसूस ही नहीं कर पाई थी, जो आज गैरों के दरमियान बैठकर इस मोहब्बत को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। यूनिवर्सिटी जाऊंगा, अपना ध्यान रखना, अपनी हिफाजत करना। पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी हलचल सी थी कि कोई आपको नुकसान ही ना पहुंचाए। और ये बात
मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यमुना की पलकें लर्ज़ उठी। उसने निगाहें उठाई और हसन की तरफ देखा, जो उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। अचानक से वो आगे बढ़ा और उसने यमुना को अपने सीने से लगा लिया। ज़ब्त का बंधन टूट गया और यमुना रो पड़ी थी और उसके सीने से लगकर वो अपने आंसू बहा रही थी। इट्स ओके। उसने यमुना के बाल सहलाए और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसके माथे पर बोसा दिया। जिस तरह भी शादी हुई है ना, जिन हालात में हुई है, मैं वादा करता हूँ कि आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। बस अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा। पहली बार यमुना का दिल चाहा कि उसे रोक ले। हसन ने उसका दिल जीत लिया था। वो अपनी नरमी से, अपनी मोहब्बत से एक ही दिन में उसकी गिरविदा हो गई थी, क्योंकि उसने अपने रवैये से बिल्कुल भी ये ना जताया था कि शादी उसने सिर्फ और सिर्फ उसे बचाने के लिए मजबूरी में की है। वो कमरे से बाहर निकला तो यमुना को लगा कि जैसे उसकी दुनिया अंधेरी हो गई थी। उसका दिल अजीब से वहमी का शिकार हो रहा था। हसन जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि कोई गाड़ी उसके साथ साथ चल रही है। उसने एक दो बार पीछे पलट कर देखा तो उसे अपना वहम महसूस हुआ, लेकिन वो सड़क पर पहुंचा ही था कि वही गाड़ी तेज रफ्तारी से गली से बरामद हुई और सड़क पर चलते हसन को कई फीट हवा में बुलंद करके जमीन पर फेंकते वहां से वापस लौट गए। उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। बंद होती आंखों से उसने नंबर प्लेट की तरफ देखा। ये काशान की गाड़ी थी, जिसे शायद इस्तेमाल किया गया था। चचा जान सुकून से ना ही बैठे थे। उन्होंने इसकी शादी को एक दिन भी मुकम्मल ना होने दिया था और यमुना को बर्बाद करने की ठाने हुए थे। उन्होंने हसन को जान से मारने का मंसूबा बनाया था और वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टर प्लीज कुछ तो बताइए, वो ठीक तो हो जाएगा ना? यमुना का रो रो कर बुरा हाल था। हम क्या कहें? उन्हें होश नहीं आ रहा। अगले 24 घंटे अहम है। अगर उन्हें होश नहीं आएगा तो वो कोमा में जा सकते हैं। यमुना जमीन पर बैठती चली गई थी। नानी जान ने उससे हौसला दिया था। वो खुद भी रो रही थी। उन दोनों की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। नानी जान, अभी तो मेरा दिल बदला था। अभी तो मैंने जीना सीखा था, सांस लेना शुरू किया था, और उन्होंने एक बार फिर से सब कुछ खत्म कर दिया। वो रो पड़ी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। उसने नानी को घर वापस भेज दिया था और वहां अस्पताल में उसकी बेड के पास बैठी उसके हाथ को अपने हाथ में लिए अपनी आंखों से लगाए रोती रही। हसन, प्लीज होश में आ जाइए। आपके बगैर मैं मर जाऊंगी। वो उसे क्या बताती कि वो तो इस वक्त ही उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी, जब वो पहली बार पेंटिंग्स देने उसके घर आया था और उससे कहा था कि वो इस पर भरोसा कर सकती है। मैंने भरोसा कर लिया था। पर हसन प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं बहुत तन्हा हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे जीऊंगी? मैं जालिमों में एक बार फिर से लौट जाऊंगी। अब प्लीज ठीक हो जाइए। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद हो गई थी। हसन का दिल चाहा कि वो उसके सर पर हाथ रखे, उसे अपनी बाहों में समेट ले, उसके आंसू साफ करे, लेकिन वो बेबस था। वो कोमा में चला गया था। वो हर रोज उसके पास आती, उससे बातें करते, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाती और जाते जाते उसे सिर्फ एक बात कहती, हसन, अगले दिन जब आपके पास आऊं ना, तब मुझे आंखें खोलकर मेरे मुंतजिर पाते हुए नजर आए। हर बार वो उसकी उम्मीद तोड़ देता था और उसका दिल चाहता था कि सारी हदें तोड़कर उसकी हर बात का जवाब दे, उसकी मोहब्बत से मोहब्बत करे। लेकिन वो मजबूर था। वो सब सुन सकता था, सब महसूस कर सकता था, लेकिन वो बेबस था। वो सब कुछ जानते बूझते कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी एक दिन यमुना नहीं आई। हसन की रूह तक बेचैन हो गई। उसने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया, बहुत जोर लगाया, लेकिन वो अपने हाथों को हरकत ना दे सका। होश में उसमें आंखें खोल सके, लेकिन कई दिन उसी कश्मकश में गुजर गए। वो तड़प सा गया कि यमुना कहाँ चली गई। वो पूछना चाहता था कि वो कहाँ है। दिन महीनों में बदलने लगे और वही वही बिस्तर पर पड़ा रहता। कोई आकर उसकी करवट बदल देता। उसे नर्स और डॉक्टर्स की आवाजें आती, लेकिन इससे ज्यादा फिर उसे कुछ ना समझ आता, ना सुनाई देता। फिर बलाखिर वो एक दिन कामयाब हो गया था। यमुना की याद ने उस पर शिद्दत से हमला किया और उसकी आवाज सुनने के लिए वो तड़प गया था। कई दिन गुजर गए थे, वो ना आई। वो कहाँ चली गई, वो किधर है, उसे मालूम करना था। और आज वो अपने रब से रो रो कर दुआएं मांगते। वो होश में आ चुका था। होश में आते ही उसने सबसे पहला सवाल यमुना का किया था। वो तो बस सिर्फ एक हफ्ता आपके पास आई थी, उसके बाद वो दोबारा ना आई। आपका इलाज आपके बाबा ही करवा रहे हैं, वो हमें ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। हसन जहाँ था वहीं थम कर रह गया।
उसके बाबा बेरोन मुल्क एक बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और हसान को उसकी वालदा के मरने के बाद नानी के पास छोड़कर वो अपनी जिंदगी में मगन हो गए थे। शायद नानी की कोशिशों से वो अस्पताल में इस वक्त जेरे इलाज था। उन्होंने उसके वालिद साहब को फोन करके सब कुछ बताया होगा, लेकिन उसे तो बस यमुना की तलाश थी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे हसान के पास जाना है। पूरा 1 महीना गुजर गया था। वो कमरे में कैद कर दी गई थी। हसान के एक्सीडेंट करवाने वाले उसके अपने चचा थे। 1 हफ्ते तक उन्होंने अस्पताल के चक्कर काटते देखा। उन्हें लगा कि हसान को इस तरह देखकर वो उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन वो ना आई। और जब वो ना आई तो उन्होंने उसके घर से अगवा कर लिया। तलाक के जाली कागजात तैयार करवाकर नानी को दे आए थे कि अब वो इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं। यमुना तड़प उठी थी। उसने काशान की मदद दी थी, लेकिन काशान को चचे जान ने बैरून मुल्क पढ़ाई के लिए भेज दिया था। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे हसान के पास जाना है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सारी जायदाद आपके नाम करने पर तैयार हूँ। ये वही दिन था जब यमुना ने हार मान ली थी, और ये वही दिन था जब हसान में होश में आने के 1 हफ्ते बाद वो घर वापस लौट आया था। नन्नी जान, क्या यमुना ने कोई राब्ता नहीं किया? नन्नी जान के पूछने पर उसे पता चला कि यमुना 1 हफ्ते तक बराबर अस्पताल जाती रही थी। उसका बात का तो वो खुद भी गवाह था कि उसकी आवाज़ महसूस करता था, सब कुछ सुनता था। तभी नानी जान ने उसे एक जैली खत और तलाक के कागजात दिए थे। हसन, मैं जा रही। इस शादी से मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता। मैं अपनी दुनिया खुद दरियाफ्त करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। उसने गुस्से में आकर वो खत ही फाड़ दिया था। ये सब झूठ है। वो तो मेरे साथ जीना चाहती थी। उसने एक दिन में ही मुझे कबूल कर लिया था। वो मेरे साथ जीने मरने के ख्वाब सजाती आई थी। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? वो गुस्से से बेकाबू हो गया। उसके वालिद साहिब बैरून मुल्क से अर्जेंट उससे मिलने आए और उसकी हालत देखकर उन्होंने नानी जान को मशवरा दिया कि वो इनके डिफेंस वाले बंगले में उन्हें ले जाए, जहाँ समंदर की तरोताज़ा हवा उसके लिए बेहतर होगी। ठीक होते ही वो चैन से न बैठा था। वो बंगले के आने के बावजूद भी बंगले में ना पाया जाता। उसने हर जगह यमुना को तलाश किया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई हो तुम? उससे थक हार कर तलाश तक करती थी। मुझे यकीन है, अगर तुम मेरी हो तो मेरे पास आओगी, चाहे मैं तुम्हें तलाश करूं या ना करूं। उसका दिल जख्मी और चूर चूर था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो जरूर से मिलेगी। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, ये उसे मालूम नहीं था। खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दीजिए। अब तो मैंने सारी जायदाद के कागजात भी दस्तखत कर दिए हैं। वो बेहद कमजोर हो गई थी। उसे मुलाजमा से पता चला था कि हसान साहब हवेली में उसे ढूंढने आए थे। वो तय खाने में कैद थी। वो इस तक नहीं पहुंच सका। चचा जान के सामने उसने अपने दोनों हाथ छोड़कर भीख मांगी थी। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। चचा जान के चेहरे पर अब तक मकरवा मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? हसान फिर से हमारे लिए मुसीबत बनेगा। उसका बाप एक नामूर वकील है। नदीम की बात सुनकर मुस्कुराए। ये बचेगी तो वहां जाएगी ना? यानी चचा जान ने यमुना को मारने का प्लान बना लिया था। उन्होंने मुलाजमा को हदायत दी कि उसकी जंजीरें खलवाए। उसके जिस्म का जगह जगह तशद्दुद के निशानात थे। वो लड़खड़ाई थी। उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। हवेली का दरवाजा खोल दिया गया। अपनी चादर सर पर जमाकर वो भागी थी। भागते भागते उसे एहसास हुआ कि चंद औबाश लड़के उसके पीछे हैं। वो भागते भागते बहुत दूर निकल आई, यहाँ तक कि समंदर की लहरों के पास पहुंचकर उसका पूरा वजूद अब चलने की मजीद जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा था। वो वहीं रेत पर गिर गई, और ये मंजर वहां एक खूबसूरत से बंगले में मौजूद हसान ने बहूर देखा था, जो उसकी याद से चूर चूर आसमान की तरफ देखकर उसके मिलने की दुआएं कर रहा था। यह मंजर देखकर वो वहीं ठटक गया। चंद साए एक लड़की के पीछे भागते नजर आए। जैसे उस लड़की ने गिरते ही पीछे मुड़कर देखा तो चांद की रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो यमुना थी। वो दौड़ते हुए उन सायों के पास पहुंचा और उन पर झपट पड़ा। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? उसने एक का बाजू तोड़ दिया। दूसरे ये सब देखकर भाग उठे। उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि यमुना की इज्जत को ताड़ ताड़ करके उसे जमीन में दफना दिया जाए, ताकि उसकी खबर किसी को न मिल सके। लेकिन कुदरत ने उन दोनों के लिए कुछ और ही सोचा था। यमुना
हसान भागकर उसके पास गया और उसे शिद्दत से अपने सीने में भींच लिया था। यमुना की सिसकियां उसके अपनी रूह के अंदर तक उतरती हुई महसूस हुई थी। 6 महीने से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, वो बेतहाशा उसका चेहरा चूमते हुए कहने लगा। यमुना की आंखें रो रो कर थक चुकी थी, उसे चक्कर से महसूस हो रहे थे। हसान ने उसे अपने सीने में भींच कर अपनी गोद में उठा लिया था। वो बेहोश हो चुकी थी। वो दौड़ कर उसे अपने बंगले में ले आया। वो जमीन पर लिटाकर उसे पानी की छींटे मारे थे। नानी जान भी उसे देखकर खुश तो हुई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत अबतर थी। यमुना, मेरी जान, आंखें खोल, देखो, मेरी तरफ देखो, मुझसे यूं रूठ कर ना जाओ। 6 महीने पहले जो दरख्वास्त यमुना ने हसान से की थी, वही दरख्वास्त आज हसान यमुना से कर रहा था। यमुना की आंखों में जंबिश हुई, लब हिले थे। उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, हसान की तरफ देखा, और अगले पल हसान ने उसके माथे पर बोसा देकर उसे अपने सीने में बींच लिया था। वादा करो, अब कभी दूर नहीं जाओगी। यमुना ने उसकी बाहों में खुद को छुपा लिया था। कभी भी नहीं। उसकी नाफीफ सी आवाज पर वो बावर करवा रही थी, क्योंकि इतनी कमजोर हो चुकी थी। दिन रात लगाकर हसान ने उसकी तीमारदारी की, और आज वो दिन था जब उसकी सेहत की खुशी में हसान ने सदका दिया था, और उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसके घुटने पर अपना सर रखकर उसकी ढेरों बातें उससे कर रहा था। यमुना सेहत याब हो गई थी। आ जाओ, तुम्हें एक सरप्राइज दिखाता हूँ। उसे लेकर एक बड़े से कमरे में आया। कमरे में दाखिल होते ही यमुना की आंखें हैरत से फैल गई। उसने चारों जानिब घूम घूम कर देखा। वहां हर छोटी बड़ी पेंटिंग सिर्फ उसी की तस्वीरों से भरी हुई थी। तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने ये तुमसे शादी क्यों की? इसीलिए, क्योंकि जब भी मैंने किसी लड़की की तस्वीर बनाना चाही, तुमसे मिलने से पहले तुम्हें ढूंढ लिया और तुम्हारी तस्वीर में कैनवस पर उतारता गया। ये इस बात का सबूत है कि कुदरत हमें मिलाना चाहती है। हमारी रूह का ताल्लुक है जो आसमान पर जोड़ दिया गया है, और जमीन पर हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ कर भी मिल गए हैं। यही ताल्लुक था जिसने हमें मिलाया है। यमुना रो पड़ी। हसान ने आगे बढ़कर उसकी कमर में बाजू मायल करके उसे खुद से करीब किया, और फिर उसके चेहरे को चूम कर अपनी मोहब्बत की मोहर सब की। बहुत सी आजमाइशों के बाद एक पेंटर, जिसने अपने दिल के सारे जज्बों को कैनवस पर फैलाकर एक ऐसी लड़की की पेंटिंग बनाई थी जो बाकायदा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। और अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खुशो खरम जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, जहां खुशियां उनकी मुंतजिर और मोहब्बत उनके कदमों में बिछी बिछी चली जा रही थी।